हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी रीडिंग लेक्चर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आज हम यहाँ शुरू करेंगे 1.7 विद्युत क्षेत्र से। तो चलिए शुरू करते हैं। माना निर्वात में एक बिंदु आवेश Q मूल बिंदु O पर रखा है। यदि एक अन्य बिंदु आवेश Q बिंदु P पर रखा जाए जहाँ O P = R, तो आवेश Q पर कूलॉम के अनुसार नियमानुसार बल लगाया गया। हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि आवेश Q को हटा लें तो Q के परिवेश में क्या बचेगा? क्या कुछ भी नहीं बचेगा? यदि ऐसा है तो P पर आवेश Q रखने पर इस बल कैसे लगता है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार हम कहते हैं कि आवेश Q अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब इसमें कोई अन्य आवेश Q बिंदु किसी बिंदु R पर आवेश Q द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E = 1/4πε0 Q/r², यूनिट वेक्टर R = 1/4πε0 Q/r², यूनिट वेक्टर R, जहाँ R वेक्टर R/r को मूल बिंदु से R तक मात्रक सदिश है। इस प्रकार समीकरण 1.6 स्थिति सदिश R के प्रत्येक मान के लिए विद्युत क्षेत्र का संगत मान बनाती है। शब्द क्षेत्र यह बताता है कि किसी प्रकार की कोई वितरित राशि जो सदिश अथवा अदिश हो सकती है, स्थिति के साथ परिवर्तित होती है। आवेश के प्रभाव को विद्युत क्षेत्र के अस्तित्व में समाविष्ट किया गया है। आवेश Q द्वारा आवेश Q पर आरोपित बल F को हम इस प्रकार प्राप्त करते हैं। F = 1/4πε0 Q/r², यूनिट वेक्टर R। ध्यान दीजिए, आवेश Q भी आवेश Q पर परमाणु के समान परंतु दिशा विपरीत बल आरोपित करता है। Q तथा q आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल को हम आवेश Q तथा Q के विद्युत क्षेत्र के बीच अन्योन्य क्रिया अथवा विलोमता के रूप में समझ सकते हैं। यदि हम आवेश Q की स्थिति को सदिश R द्वारा निर्दिष्ट करें तो यह Q की अवस्थिति पर एक बल F का अनुभव करता है, जो आवेश Q तथा विद्युत क्षेत्र E के गुणनफल के बराबर है। इस प्रकार F R = QE R। ये समीकरण 1.8 विद्युत क्षेत्र के ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम के रूप में परिभाषित करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जा सकती हैं। समीकरण 1.8 से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि Q एकांक है तो आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का आंशिक मान इसके द्वारा आरोपित बल के बराबर होता है। इस प्रकार दिक् स्थान में किसी बिंदु पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र को उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कोई एकांक धनावेश उस बिंदु पर रखे जाने पर अनुभव करता है। वह आवेश Q जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है स्रोत आवेश कहलाता है। यदि तथा आवेश Q जो स्रोत आवेश को प्रभाव का परीक्षण करता है को परीक्षण आवेश कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्रोत आवेश को अपनी मूल अवस्थिति पर ही रहना चाहिए। तथापि यदि किसी आवेश Q को Q के चारों ओर कहीं लाया जाता है तो स्वयं Q भी आवेश Q के कारण वैद्युत बल का अनुभव करने के लिए बाध्य है और उसमें गति करने की प्रवृत्ति होगी। इससे मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि हम Q को उपेक्षणीय छोटा बनाएं। तब बल F उपेक्षणीय छोटा होता है, परंतु अनुपात F1Q एक परिमित राशि है तथा विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करती है। E = लिम Q से 0 ब्रैकेट F1Q। इस समस्या आवेश Q को आवेश q की उपस्थिति के कारण विक्षुब्ध न होने देना से मुक्ति का एक व्यवहारिक उपाय यह है कि आवेश Q की किन्हीं अनिर्दिष्ट बलों द्वारा अपनी अवस्थिति पर बांधे रखा जाए। ये विलक्षण प्रतीत हो सकता है, परंतु व्यवहार में ऐसा ही होता है। जब हम आवेशित की समतल चादर के कारण परीक्षण आवेश Q पर लगे वैद्युत बल पर विचार करते हैं तो चादर के भीतर अनिर्दिष्ट आवेशित अवयवों द्वारा लगे बलों के कारण अपनी अवस्थितियों पर ही बंधे रहते हैं। सेकंड, ध्यान दीजिए, आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र E की परिभाषा यद्यपि
प्रभावी रूप से परीक्षण आवेश Q के पदों में की जाती है, तथापि ये Q पर निर्भर नहीं करती। इसका कारण यह है कि बल F आवेश Q के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए अनुपात F1Q आवेश Q पर निर्भर नहीं करता। Q के कारण Q पर बल आवेश Q की किसी विशेष अवस्थिति से आवेश Q के चारों ओर के दिक्स्थान में कहीं भी हो सकता है। इस प्रकार Q के कारण विद्युत क्षेत्र E निर्देशांक R पर भी निर्भर करता है। सारे दिक्स्थान में आवेश की विभिन्न स्थितियों के लिए हम विद्युत क्षेत्र E के भिन्न मान प्राप्त होते हैं। विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व त्रिविमीय दिक्स्थान के प्रत्येक बिंदु पर होता है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश के बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होता है। इसके विपरीत यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र सदिश हर बिंदु पर त्रिज्यीय किंतु अंदर की ओर उन्मुख होता है। क्योंकि आवेश Q के कारण आवेश Q पर लगे बल F का परिमाण केवल आवेश Q से आवेश Q के बीच की दूरी पर R पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र E का परिमाण भी केवल दूरी R पर निर्भर करता है। इस प्रकार आवेश Q से समान दूरी पर इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान होता है। इस प्रकार किसी गोले केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E का परिमाण उसके पृष्ठों पर हर बिंदु पर समान होता है। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र गोलीय रूप में सममित होता है। अब दूसरा आता है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आइए Q1 Q2 ... Qn आवेशों के एक निकाय पर विचार करें जिनके किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 ... Rn है। किसी एकल आवेश के कारण दिक्स्थान के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की ही भांति आवेशों के निकाय के कारण दिक्स्थान के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को उस बिंदु पर रखें किसी एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह माना जाता है कि एकांक आवेश के कारण Q1 Q2 ... Qn आवेशों के मूल स्थिति विक्षुब्ध नहीं होती। बिंदु P जिसे स्थिति सदिश R द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है पर विद्युत क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए हम कूलॉम नियम तथा ध्रुवण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। R1 पर स्थित आवेश Q1 के कारण अवस्थिति R पर विद्युत क्षेत्र E1 इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। E1 = 1/4πε0 Q1 R1p यूनिट वेक्टर R1p, जहाँ R यूनिट वेक्टर R1p आवेश Q1 से P की दिशा वे एकांक सदिश है तथा R1p आवेश Q1 तथा P के बीच की दूरी है। इसी प्रकार R2 पर स्थित आवेश Q2 के कारण अवस्थिति R पर विद्युत क्षेत्र E2 को इस प्रकार व्यक्त करेंगे। E2 = 1/4πε0 Q2/R2p यूनिट वेक्टर R2p, जहाँ R यूनिट वेक्टर R2p आवेश Q2 से P की दिशा में एकांक सदिश है तथा R2p आवेश Q2 तथा P के बीच की दूरी है। इसी प्रकार के व्यंजक Q3 Q4 ... Qn आवेशों के विद्युत क्षेत्रों E3 E4 ... En लिखे जा सकते हैं। ध्रुवण सिद्धांत द्वारा आवेशों के निकाय के कारण R पर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। E1 R + E2 + E3 ... En तो 1/4πε0 Q1 R² 1p यूनिट वेक्टर R1p + 1/4πε0 Q2 R² 2p यूनिट वेक्टर R2p + ... 1/4πε0 Qn R² np यूनिट वेक्टर Rnp। Er = 1/4πε0 n सिग्मा n I = 1 Q1 Qi / R² 1p यूनिट वेक्टर R1p। E एक सदिश राशि है जिसका मान दिक्स्थान में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर परिवर्तित हो जाता है तथा यह स्रोत आवेशों की स्थितियों से निर्धारित होता है। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय। आपको आश्चर्य हो सकता है कि हमें यहाँ विद्युत क्षेत्र की धारणा से परिचित क्यों कराया जा रहा है। वैसे भी आवेशों के किसी भी निकाय के लिए मापने योग्य राशि किसी आवेश पर लगा बल है जिसे सीधे ही कूलॉम नियम तथा ध्रुवण सिद्धांत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। फिर विद्युत क्षेत्र नामक मध्यवर्ती राशि को प्रस्तावित क्यों किया जा रहा है। स्थिर वैद्युतों के लिए विद्युत क्षेत्र की धारणा सुगम हो तो पर वास्तव में आवश्यक नहीं है। विद्युत क्षेत्र आवेशों के किसी निकाय के विद्युत पर्यावरण को अभिलक्षित करने का संरुचि संपन्न उपाय है। आवेशों के निकाय के चारों ओर
के स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपकी यह बताता है किसी निकाय को विक्षुब्ध किए बिना यदि इस बिंदु पर कोई एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश रखें तो वह कितना बल अनुभव करेगा। विद्युत क्षेत्र आवेशों निकाय का एक अभिलक्षण है तथा विद्युत क्षेत्र के निर्धारण के लिए आपके द्वारा उस बिंदु पर रखे जाने वाले परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता। भौतिकी में क्षेत्र शब्द का उपयोग व्यापक रूप से उस राशि को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जो उद्देश्य स्थान में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित किए जा सकें तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु परिवर्तित होती हों। चूंकि बल सदिश राशि है अथवा विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तथा भी विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की वास्तविक भौतिक सार्थकता तभी प्रकट होती है जब हमें स्थिर वैद्युतिकी से बाहर निकलकर कालाश्रित वैद्युत चुंबकीय परिघटनाओं का से व्यवहार करते हैं। मान लीजिए हम त्वरित गति से गतिमान जो दूरस्थ आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच लगे बल पर परस्पर विचार करते हैं। अब वह अधिकतम चाल जिसमें कोई संकेत अथवा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है वह प्रकाश की चाल c है। इस प्रकार Q2 पर Q1 की किसी गति का प्रभाव तात्क्षणिक उत्पन्न नहीं हो सकता कारण Q1 की गति तथा प्रभाव Q2 पर बल के बीच कुछ ना कुछ काल विलंब अवश्य होता है। यहीं पर सार्थक रूप से विद्युत क्षेत्र सही अर्थों में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा स्वाभाविक एवं अति उपयोगी है। क्षेत्र का चित्रण इस प्रकार आवेश Q1 की त्वरित गति विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं जो फिर प्रकाश की चाल से फैलकर Q2 तक पहुंचती हैं तथा Q2 पर बल लगाते हैं। क्षेत्र की अवधारणा काल विलंब का सुचारू रूप से स्पष्टीकरण करती है। इस प्रकार यद्यपि विद्युत तथा चुंबकीय बलों की संसूचना केवल आवेशों पर इनके प्रभाव बलों द्वारा ही की जा सकती है उनके भौतिक सत्व को माना जाता है। यह मात्र गणित की रचना ही नहीं इनकी अपनी स्वतंत्र गति है अर्थात ये अपने नियमों को अनुसार विकसित होती हैं। ये ऊर्जा का परिवहन भी कर सकते हैं। इस प्रकार कालाश्रित वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का कोई स्रोत जिसे अल्प समय अंतराल के लिए खोलकर फिर बंद किया जा सकता है ऊर्जा परिवहन करने वाले वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के पीछे छोड़ देते। क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम फैराडे ने प्रस्तावित की थी जो भौतिकी की प्रमुख अवधारणाओं में स्थान रखती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पिछले अनुभाग में हमने विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया। ये एक सदिश राशि है तथा इसे हम सदिशों की भांति ही निरूपित कर सकते हैं। आइए किसी बिंदु आवेश के कारण ई को चित्रात्मक निरूपित करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश संकेत करते हुए क्षेत्र की तीव्रता अनुपातिक लंबाई के सदिश खींचिए। क्योंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश से उस बिंदु की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुसार घटता है। मूल बिंदु से दूर जाने पर सदिश की लंबाई निरंतर घटती जाती है तथा इसकी दिशा सदैव बहिर्मुखी अरई संकेत करती है। चित्र 1.12 इसी चित्रण को दर्शाता है। इस चित्रण में प्रत्येक तीर विद्युत क्षेत्र अर्थात उस तीर के पुच्छ पर स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाला बल दर्शाता है। एक दिशा में संकेत करने वाले तीरों को मिलाने पर प्राप्त परिणामी चित्र रेखा निरूपित करता है। इस प्रकार हमें बहुत सी क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं जिनमें सभी बिंदु आवेश बाहर की ओर संकेत करते हैं। क्या अब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा परिमाण के विषय में जानकारी नष्ट कर दी है क्योंकि वे तो तीर की लंबाई में समाई हुई थी? नहीं। अब क्षेत्र परिमाण को क्षेत्र रेखाएं घनत्व द्वारा निरूपित किया जाता है। आवेश के निकट ई प्रबल होता है तथा आवेश के निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है तथा क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। आवेश से दूर जाने पर क्षेत्र दुर्बल होता जाता है तथा क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होता है। परिणाम स्वरूप रेखाएं भी दूर दूर होती हैं। कोई व्यक्ति अधिक रेखाएं खींच सकता है परंतु रेखाओं की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में किसी क्षेत्र में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं अतः ये महत्वपूर्ण ये है कि विभिन्न क्षेत्रों में रेखाओं का आपेक्षिक घनत्व क्या है। इस कागज के पृष्ठ पर चित्र खींचते हैं अर्थात हम द्विमीमीय चित्र खींचते हैं परंतु हमें 3 विभागों में रहते हैं अतः यदि हमें क्षेत्र रेखाओं घनत्व का आकलन करना है तो हमें इन रेखाओं के लंबवत अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में एक क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर विचार करना होता है। क्योंकि किसी बिंदु आवेश से दूरी के वर्ग के अनुसार विद्युत क्षेत्र कम होता जाता है तथा आवेश को परिबद्ध करने वाले क्षेत्र दूरी वर्ग के अनुसार बढ़ता जाता है। परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या सदैव नियत रहती चाहे आवेश से उस क्षेत्र पर दूरी कुछ भी हो। हमने प्रारंभ में ये कहा था कि क्षेत्र रेखाएं एक स्थान से के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विषय में सूचनाएं पहुंचाती हैं। कुछ क्षेत्र रेखाओं का समुच्चय खींचने पर विभिन्न बिंदुओं पर क्षेत्र रेखाओं का आपेक्षिक संख्या घनत्व
उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता इंगित करता है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है तथा जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ दुर्बल होता है। चित्र 1.13 में क्षेत्र रेखाओं का समुच्चय दर्शाया गया है। हम बिंदु आर तथा एस पर वहाँ की क्षेत्र रेखाओं का अविलंबन दो समान तथा छोटे क्षेत्र के अवयवों में कल्पना कर सकते हैं। हमारे चित्रण में इन क्षेत्रों अवयवों को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्रों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती है। चित्रण ये दर्शाता है कि बिंदु आर पर क्षेत्र बिंदु एस पर क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रबल है। क्षेत्रफल अथवा क्षेत्र अवयव द्वारा अंतरित घनकोण पर क्षेत्र रेखाओं की निर्भरता को समझने के लिए आइए हम क्षेत्रफल और घनकोण जो कोण का तीन विमाई व्यापकीकरण है के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए कि दो विमाओं में किसी समतल कोण की परिभाषा किस प्रकार की जाती है। मान लीजिए कोई छोटा अनुप्रस्थ रेखा अवयव डेल्टा एल बिंदु ओ से आर दूरी पर रखा जाता है, तब ओ पर डेल्टा एल द्वारा अंतरित कोण का सन्निकट डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार तीन विमाओं में किसी छोटे लंबवत क्षेत्र डेल्टा एस द्वारा दूरी आर पर अंतरित घनकोण को डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर व्यक्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि किसी दिए गए घनकोण में अरई क्षेत्र रेखाओं की संख्या समान होती है। चित्र 1.13 में आवेश से R1 तथा R2 दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P तथा P2 के लिए घनकोण डेल्टा ओम तथा P1 पर आंतरिक क्षेत्र अवयव R1 स्क्वायर डेल्टा ओम तथा P2 पर आंतरिक क्षेत्र अवयव R2 स्क्वायर डेल्टा ओम है। इन क्षेत्र अवयवों को काटने वाली रेखाओं की संख्या मान लीजिए n समान है, अतः एकांक क्षेत्र अवयव को काटने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या P1 पर n डिवाइड बाई R1 स्क्वायर डेल्टा ओम तथा P2 पर n डिवाइड बाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर डेल्टा ओम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या और इसलिए क्षेत्र प्रबलता स्पष्ट रूप से 1/r स्क्वायर पर निर्भर है। क्षेत्र रेखाओं के चित्रण की खोज फैराडे ने आवेशित विन्यासों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का मानस प्रत्यक्षीकरण करने के एक अंतर्दर्शी गणितीय उपाय को विकसित करने के लिए की थी। फैराडे ने बल रेखाएं कहा था। यदि यह पद विशेषकर चुंबकीय क्षेत्रों के प्रकरण के लिए कुछ भ्रामक है, इनके लिए अधिक उचित पद क्षेत्र रेखाएं अथवा वैद्युत अथवा चुंबकीय हैं, जिसे हमने इस पुस्तक में अपनाया है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों के अभिविन्यास के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के चित्रात्मक रूप निरूपण का एक उपाय है। व्यापक रूप से विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर लगे नेट बल की दिशा को निरूपित करता है। इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पष्ट रूप से स्पर्शी द्वारा विद्युत क्षेत्र को दो संभावित दिशाओं में से कोई एक दिशा दर्शाने के लिए वक्र पर तीर चिन्ह अंकित करना आवश्यक है। चित्र रेखाएं एक दिक्स्थान वक्र अर्थात तीन दिशाओं में वक्र होती हैं। चित्र 1.14 के कुछ सरल आवेश विन्यासों को चारों ओर क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। ये क्षेत्र रेखाएं तीन विमीय दिक्स्थान में, यद्यपि चित्र में इन्हें केवल एक तल में दर्शाया गया है। एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता बहुमुखी होती हैं, जबकि एकल ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता अंतर्मुखी होती हैं। तो धनावेशों क्यू के निकाय के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं पारस्परिक प्रतिकर्षण का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती हैं, जबकि परिमाण में समान तो विजातीय आवेशों Q- के निकाय अर्थात किसी ध्रुव के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं आवेश के बीच स्पष्ट पारस्परिक आकर्षण को दर्शाती हैं। क्षेत्र रेखाएं कुछ महत्वपूर्ण सामान्य गुणों का पालन करती हैं। क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यदि आवेश एकल है तो यह अनंत से आरंभ अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे संतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते। जो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती। यदि वे ऐसा करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी, जो निरर्थक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। यह विद्युत क्षेत्र की संरक्षणात्मक प्रकृति से अनुशासित है। अध्याय 2 देखिए। वैद्युत फ्लक्स 1.9 किसी ds क्षेत्रफल के छोटे पृष्ठ से उसके अविलंबित v वेग से प्रवाहित होने वाले किसी द्रव के प्रवाह पर विचार कीजिए। द्रव के प्रवाह की दर इस क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आयतन v' द्वारा प्राप्त होती था। यह उस तल से गुजरने वाले द्रव को फ्लक्स निरूपित करती। यदि इस तल पर अविलंब द्रव के प्रवाह की दिशा अर्थात v के समांतर नहीं है और इनके बीच थीटा कोण बनाती है, तो वह v के लंबवत तल में प्रक्षेपित क्षेत्रफल ds cos थीटा होगा। अर्थात पृष्ठ ds से बाहर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स v डॉट n वेक्टर n यूनिट वेक्टर ds होता है।
विद्युत क्षेत्र के प्रकरण के लिए हम एक समतुल्य राशि को परिभाषित करते हैं और इसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तथापि हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि द्रव प्रवाह के प्रकरण के विपरीत यहाँ प्राकृतिक नियमों के अनुसार परीक्षण योग्य राशि का कोई प्रभाव नहीं है। उपरोक्त वर्णित विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चित्रण में हमने देखा कि किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंब रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता की माप होती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हमें किसी बिंदु पर ई के अभिलंबित कोई डेल्टा या क्षेत्रफल का छोटा समतलीय अवयव रखें तो इसे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई डेल्टा एस के अनुक्रमानुपाती होती है। अब मान लीजिए कि हम क्षेत्रफल अवयव को किसी कोण थीटा पर झुका देते हैं तो स्पष्ट है कि अब क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाएगी, चूंकि ई के अभिलंबित क्षेत्रफल डेल्टा एस का प्रक्षेपण डेल्टा एस कॉस थीटा है। अतः डेल्टा एस से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ये डेल्टा एस कॉस थीटा के अनुक्रमानुपाती होती हैं। जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो क्षेत्र रेखाएं डेल्टा एस के समांतर हो जाती हैं और इसे कोई भी क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। चित्र 1.15 देखिए। बहुत से संदर्भों में क्षेत्रफल अवयव के परिमाण के साथ साथ उनका दिग्विन्यास भी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए किसी जल प्रवाह में किसी रिंग से गुजरने वाले जल का परिमाण स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल धारा में इसे किस प्रकार पकड़े हुए हैं। यदि आप इसे जल प्रवाह के अविलंबित रखते हैं तो अन्य सभी दिग्विन्यासों की तुलना में इस विन्यास में रिंग से अधिकतम जल गुजरेगा। इससे ये निष्कर्षण निकलता है कि क्षेत्रफल अवयव को सदिश के समान मानना चाहिए। इससे परिमाण के साथ दिशा भी होती है। समतलीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्दिष्ट की जाए? स्पष्ट रूप से तल पर अविलंबित तल का दिग्विन्यास निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार समतलीय क्षेत्र सदिश की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होती है। किसी वक्रत पृष्ठ की क्षेत्रफल को किसी सदिश के कैसे संबंध किया जाता है? हम ये कल्पना करते हैं कि वक्रत पृष्ठ से बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित होती है। इनमें से प्रत्येक छोटा क्षेत्रफल अवयव समतलीय माना जा सकता है और पहले स्पष्टीकरण के अनुसार इसे सदिश संबंध किया जा सकता है। यहाँ एक संदिग्धता पर ध्यान दीजिए। किसी क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं और प्रत्येक अवयव के लिए फ्लक्स पर एक किलोमीटर जोड़कर कुल फ्लक्स प्राप्त करते हैं। बहुत संदर्भों में क्षेत्रफल अवयव के परिमाण के साथ साथ उसका दिग्विन्यास भी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए किसी जल प्रवाह में किसी रिंग से गुजरने वाला जल का परिमाण स्वाभाविक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप जल धारा में किस प्रकार पकड़े हुए हैं। यदि आप इसे जल प्रवाह के अविलंबित रखते हैं तो अन्य सभी दिग्विन्यासों की तुलना में इस विन्यास में रिंग से अधिकतम जल गुजरेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्रफल अवयव को सदिश के समान मानना चाहिए। इससे परिमाण के साथ दिशा भी होती है। समतलीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्दिष्ट की जाए? स्पष्ट रूप से तल पर अभिलंब तल का दिग्विन्यास निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार समतलीय क्षेत्र सदिश की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होती है। किसी वक्रत पृष्ठ के क्षेत्रफल को किसी सदिश के कैसे संबंध किया जा सकता है? हम ये कल्पना करते हैं कि वक्रत पृष्ठ बहुत से छोटे क्षेत्रफल अवयवों से विभाजित होता है। इनमें से प्रत्येक छोटा क्षेत्रफल अवयव समतलीय माना जा सकता है और पहले स्पष्टीकरण के अनुसार इसे सदिश संबंध किया जा सकता है। यहाँ इस संदिग्धता पर ध्यान दीजिए कि किसी क्षेत्रफल अवयव की दिशा उसके अभिलंब के अनुदिश होती है, परंतु अभिलंब दो दिशाओं संकेत करता है। किसी क्षेत्रफल अवयव से संबंध सदिश की दिशा का चयन किस प्रकार किया जा सकता है? इस समस्या का समाधान इस संदर्भ में उचित कुछ परिपाटियों के निर्धारण द्वारा किया गया है। बंद पृष्ठों के प्रकरणों के लिए ये परिपाटी अति सरल है। किसी बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव संबंध सदिश की दिशा बहुमुखी अभिलंब की दिशा मानी जाती है। इसी परिपाटी का उपयोग चित्र 1.16 में किया गया है। इस प्रकार किसी बंद पृष्ठ से किसी बिंदु पर क्षेत्रफल अवयव सदिश डेल्टा एस का मान डेल्टा एस एन वेक्टर होता है। यहाँ डेल्टा एस क्षेत्रफल सदिश का परिमाण वेक्टर एन यूनिट वेक्टर एन इस बिंदु पर बहुमुखी अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है। अब हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पर आते हैं। किसी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। डेल्टा फाई ई डॉट डेल्टा एस कॉस थीटा, जो पहले की भांति इस क्षेत्रफल अवयव को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती हैं। यहाँ थीटा क्षेत्र अवयव डेल्टा एस तथा ई के बीच का कोण है। पूर्वोक्त परिपाटी के अनुसार बंद पृष्ठ के लिए थीटा क्षेत्र अवयव पर बहुमुखी अभिलंब तथा ई के बीच का कोण है। ध्यान दीजिए, हम व्यंजक ई डेल्टा एस कोस थीटा पर दो ढंग से विचार करते हैं।
ई डेल्टा एस कॉस थीटा अर्थात ई पर क्षेत्र अविलंब का प्रक्षेप ई गुना, अथवा E1 डेल्टा एस अर्थात क्षेत्र अवयव का अविलंब के अनुदिश ई का अवयव गुना क्षेत्र अवयव का परिमाण, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर है। समीकरण 1.1 से प्राप्त वैद्युत फ्लक्स की मूल परिभाषा सैद्धांतिक रूप में खींचे दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाले कुछ फ्लक्स को परिकलित करने में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये करना होता है कि हमें पहले पृष्ठ के छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित करते हैं और फिर प्रत्येक अवयव के लिए फ्लक्स विकसित परिकलित करके उन्हें जोड़कर कुल फ्लक्स प्राप्त कर लेते हैं। अतः पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई है। फाई इज इक्वल टू सिग्मा ई डेल्टा एस। यहाँ सन्निकटतम चिन्ह के कारण कि हमने छोटे क्षेत्रफल अवयव पर विद्युत क्षेत्र ई को नियत माना। गणितीय रूप में से ये केवल तभी यथार्थ है जब हम आप सीमा डेल्टा एस से 0 लें तथा समीकरण 1.12 में योग के समाकलन रूप में व्यक्त करें। वैद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान एक विजातीय बिंदु आवेशों Q तथा -Q का कोई युगल जिनके बीच प्रतिकण 2 है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों को संयोजित करने वाली रेखा दिक्स्थान में किसी दिशा को परिभाषित करती है। परिपाटी के अनुसार -Q से Q की दिशा द्विध्रुव की दिशा कहलाती है। -Q तथा Q की अवस्थितियां का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य हो। क्योंकि आवेश Q तथा -Q कुछ प्रतिकण हैं, इनके कारण विद्युत क्षेत्र जब जोड़े जाते हैं तब एक दूसरे के यथार्थ रूप से निरस्त नहीं करते, परंतु यदि द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों को प्रतिकण की तुलना में दूरी अधिक r मच ग्रेटर देन 2 है तब Q -Q कारण क्षेत्र लगभग निरस्त हो जाते हैं। अतः अधिक दूरी पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र r² से भी अधिक गति से मंद होता जाता है। ये गुणात्मक धारणा नीचे दिए गए सुस्पष्ट परिकलन से उत्पन्न हुई है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र आवेश के योगल -Q तथा +Q के कारण दिक्स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कूलम नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जा सकता है। निम्नलिखित दो प्रकरणों के परिणाम सरल हैं। जब बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर जब बिंदु द्विध्रुव के विषुवतीय तल अर्थात द्विध्रुव अक्ष के केंद्र से गुजरने वाले ध्रुव अक्ष के लंबवत तल में है। इसका व्यापक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आवेश -Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E -Q तथा आवेश +Q कारण P पर विद्युत क्षेत्र E +Q के सदिशों के संबंध चतुर्भुज के नियम द्वारा संयोजित करके प्राप्त किया जाता है। अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए मान लीजिए कि बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र से Q की ओर चित्र में दर्शाए गए अनुसार r दूरी पर है। E -Q = Q अपन 4πε0 r + a² यूनिट वेक्टर P जहाँ वेक्टर P द्विध्रुव अक्ष -Q से Q की ओर के अनुदिश एकांक सदिश है। साथ ही E + Q = Q अपन 4πε0 r - a² यूनिट वेक्टर P पर कुल विद्युत क्षेत्र है। E = E + Q + E -Q = Q अपन 4πε0 ब्रैकेट 1/r - a² -1/r + a² P = Q अपन 4πε0 4ar r² - a² का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P r मच ग्रेटर देन a के लिए E = 4qa / 4πε0 rq यूनिट वेक्टर P r मच ग्रेटर देन a विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए दो आवेशों +Q तथा -Q के कारण विद्युत क्षेत्रों के परिमाण E + Q = Q / 4πε0 1/r² + a²। E -Q = Q अपन 4πε0 1/r² + a² समान है। E + Q तथा E -Q की दिशाएं चित्र 1.7b में दर्शाई गई हैं। स्पष्ट है कि द्विध्रुव अक्ष के अविलंबतः अवयव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश अवयव संयोजित हो जाते हैं। कुल विद्युत क्षेत्र वेक्टर P के विपरीत होता है था
ई इज इक्वल टू माइनस ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा यूनिट वेक्टर पी इज इक्वल टू माइनस 2qa डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 यूनिट वेक्टर पी अधिक दूरियों के लिए आर मच में ग्रेटर देन आर ए ई इज इक्वल टू माइनस 2qa डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब यूनिट वेक्टर पी समीकरणों 1.15 तथा 1.18 से स्पष्ट है कि अधिक दूरियों का विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में क्यू तथा ए पृथक रूप से सम्मिलित नहीं होते। ये इनके संयुक्त गुणनफल क्यू ए पर निर्भर करता है। इससे द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा का संकेत मिलता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण सदिश पी की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। पी इज इक्वल टू 2qa यूनिट वेक्टर पी, अर्थात ये एक सदिश है जिसका परिमाण आवेश q तथा प्रतिकरण 2a आवेश q माइनस q के युगल के बीच की दूरी तथा दिशा माइनस q से q की ओर है होती है। p के पदों में किसी द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र अधिक दूरियों पर सरल रूप ले लेता है। द्विध्रुव के किसी बिंदु पर E इज इक्वल टू 2p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब विषुववृत्तीय तल के किसी बिंदु पर E इज इक्वल टू माइनस p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दीजिए कि द्विध्रुव क्षेत्र अधिक दूरियों पर 1/r² के रूप में नहीं वरन 1/r³ के रूप में बंद होता है। इसके अतिरिक्त द्विध्रुव क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा केवल दूरी r पर ही निर्भर नहीं करी वरन ये सदिश r तथा द्विध्रुव आघूर्ण p के बीच कोण पर निर्भर करते हैं। हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि जब द्विध्रुव आवेश 2a शून्य की ओर अग्रसर होता है तब आवेश q अनंत की ओर अग्रसर इस प्रकार होता है कि गुणनफल p इज इक्वल टू 2qa एक नियत परिमित संख्या होती है। इस प्रकार के द्विध्रुव को बिंदु द्विध्रुव कहते हैं। किसी बिंदु द्विध्रुव के लिए समीकरण r के सभी मानों के लिए सत्य तथा यथार्थ है। द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता अधिकांश अणुओं में धनावेशित ऋणावेश के केंद्र पर एक ही स्थान पर होते हैं, इसलिए इनके द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं। CO2 तथा CH4 इस प्रकार के हैं। विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर ही द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं, परंतु कुछ अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र पर संपाती नहीं होते अतः विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवित अणु कहते हैं। जल का अणु H2O इस प्रकार के अणुओं का एक उदाहरण है। विविध पदार्थों विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में रोचक गुण तथा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रस्तुत करते हैं। एक समान वायु क्षेत्र में द्विध्रुव चित्र में दर्शाए अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे द्विध्रुव आघूर्ण P के स्थायी द्विध्रुव पर विचार कीजिए। ये आवेश Q पर QE तथा माइनस Q पर माइनस QE बल लग रहे हैं। चूंकि E समान है अतः द्विध्रुव पर नेट बल शून्य है, परंतु आवेशों में पृथक्करण है अतः बल भिन्न बिंदुओं पर लग रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करता है। जब नेट बल शून्य होता है तो बल आघूर्ण बल युग्म मूल बिंदु पर निर्भर नहीं होता। इसका परिमाण प्रत्येक बल के परिमाण तथा बल युग्म की भुजा के गुणनफल के दूरी के बराबर होता है। बल आघूर्ण का परिमाण Q इज इक्वल टू 2a साइन थीटा यानी 2QAE साइन थीटा। इसकी दिशा कागज की तल पर अविलंबित है, इससे बाहर की ओर है। QE का परिमाण PE साइन थीटा है, इसकी दिशा कागज के पृष्ठ के अविलंबित बाहर है। टाउ इज इक्वल टू PE ये बल आघूर्ण द्विध्रुव के E के साथ संरेखित करने की प्रवृत्ति रखेगा। जब P क्षेत्र E के साथ संरेखित हो जाता है तो बल आघूर्ण शून्य होता है। जब क्षेत्र एक समान नहीं होता तब क्या होता है? स्पष्ट है कि उस प्रकरण में नेट बल शून्योत्तर हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापक रूप से निकाय पर पहले की ही भांति एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। यहाँ व्यापक प्रकरण अंतर्गत रहता। आइए ऐसी सरल स्थिति पर विचार करें जिसमें P क्षेत्र E समांतर अथवा प्रति समांतर दोनों ही प्रकरणों में नेट बल आघूर्ण तो शून्य होता है, परंतु यदि E एक समान नहीं है तो द्विध्रुव पर नेट बल लगता है। चित्र स्वतः स्पष्टीकरण करता है, इसे आसानी से देखा जा सकता है।
कि जब पी क्षेत्र ई के समांतर है तो द्विध्रुव पर बढ़ते क्षेत्र के दिशा में एक नेट बल कार्य करता है। जब पी क्षेत्र ई के प्रति समांतर होता है तो द्विध्रुव पर घटते क्षेत्र की दिशा में एक नेट बल कार्य करता है। व्यापक रूप में बल ई के सापेक्ष पी के दिग विन्यास पर निर्भर करता है। इससे हमारा ध्यान घर्षण विद्युत के समान प्रेक्षणों पर जाता है। शुष्क बालों में फेरी गई कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। जैसा कि हम जानते हैं कंघी घर्षण द्वारा आवेशित अर्जित करती है, परंतु कागज आवेशित नहीं होते। फिर इस आकर्षण बल का क्या स्पष्टीकरण कैसे करें? पिछली चर्चा से संकेत पाकर हम कह सकते हैं कि आवेशित कंघी कागज के टुकड़ों को ध्रुवित कर देती है, अर्थात कागज के टुकड़ों पे क्षेत्र की दिशा में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित कर देती है। इसके अतिरिक्त कंघी के कारण विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है। इस असमान क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल कार्यरत हो जाता है। इस स्थिति में ये आसानी से देखा जा सकता है कि कागज के टुकड़े कंघी की दिशा में गति करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।